नमस्कार, न्यूज़ ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की नोएडा की खबर के साथ, जहां पर सुपरटेक के ट्विन टावर को गिराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों टावरों को गिराने का आदेश दिया था। लेकिन उसके बाद भी कानूनी तरीके से इस टावर को बचाने की कोशिश हो रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में कार्रवाई को शुरू करने का आदेश दिया है। मतलब 2 हफ्ते के अंदर इन दोनों टावर्स को गिराने का काम शुरू करना पड़ेगा। 2 हफ्ते के अंदर ट्विन टावर तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो, यह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। तो नोएडा का ये ट्विन टावर का मामला जो काफी चर्चित रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया था, लेकिन सुपरटेक लगातार इस कार्रवाई से बचने के लिए कानूनी सहारा लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 2 हफ्ते के अंदर कार्रवाई शुरू करनी होगी, यानी कि टावर को गिराने का सिलसिला शुरू करना होगा। ललित पंडित इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? क्योंकि आदेश तो बहुत पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, लेकिन बिल्डर लगातार इसको गिराने से बचने की कोशिश कर रहा है। जी बिल्कुल, सुपरटेक का जो ट्विन टावर है उसको गिराने का पहले ही सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से आदेश जारी किया जा चुका था, लेकिन उसकी अपील सुपरटेक की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में दोबारा की गई थी, जिसको लेकर के अभी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला इसमें दिया गया है, 2 हफ्तों का समय यहाँ पर जो नोएडा अथॉरिटी है उसको दिया गया है। ये जो न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ के द्वारा ये नोएडा के जो नोएडा अथॉरिटी के जो CEO है उनको साथ में ये भी निर्देश दिया गया है कि 72 घंटे के अंदर एक मीटिंग बुलाई जाए, जिसमें सभी संबंधित एजेंसियां उपलब्ध हों और उन एजेंसियों को एक 40 मंजिल ट्विन टावर बिल्डिंग है उसको ध्वस्त करने की तुरंत उनको आदेश जारी किया जाए। और 2 हफ्ते के अंदर, ये 2 हफ्ते का समय यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया कि 2 हफ्ते के अंदर ये पूरा जो कार्यवाही है कंप्लीट करनी है। जी चलिए ललित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वही भारतीय जनता पार्टी में लगातार लोगों के ज्वाइनिंग करने का सिलसिला जारी है। आज डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा इस वक्त ज्वाइनिंग के कार्यक्रम लखनऊ में पहुंचे हैं। बीजेपी में लगातार कई लोग पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं चुनाव से पहले। और भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी में ज्वाइनिंग के लिए कुछ क्राइटेरिया रखा है और इसके लिए एक कमेटी बनाई है, जिसके चेयरमैन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं। इस वक्त जो एक कार्यक्रम लखनऊ में चल रहा है उसमें डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सरोजनी नगर से बीजेपी के प्रत्याशी राजेश्वर सिंह मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और इसमें कई लोग भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त सदस्यता ले रहे हैं। वो बिहार के थे, बंगाल तो राष्ट्रपुरुष थे, लेकिन आप बिहार के लोगों को और उत्तर प्रदेश के लोगों को अगर अपमानित करें और उनके प्रति अपशब्द का वो भी करें, उनके पार्टी के नेतागण भी करें और खुलेआम उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोगों के घरों को जलाने का काम बंगाल में हुआ है, ये दुखद भी है, निंदनीय भी है, शर्मनाक भी है। और कैसे उनका आज आगमन यहां पर हो गया है। हालांकि हम किसी के आगमन को कोई, तो सबका स्वागत करने वाले लोग हैं, जो आए उसी का स्वागत है, लेकिन आहत जरूर है अंतर्मन। आप उस आहत अंतर्मन को उत्तर प्रदेश के वासियों को लिए मैं कहूंगा कि जरूर क्षमा याचना करिए, और क्योंकि ये अपमानित महसूस कर रहा है पूरा उत्तर प्रदेश, इसलिए मैं फिर से कहूंगा कि बहुत बड़ा परिवार का विस्तार हो रहा है और पूरे कौशल जी के नेतृत्व में पूरा लखनऊ जिला, लखनऊ महानगर सब काशी में थे, प्रधानमंत्री कहते थे, तब वहां के नागरिक बोल रहे थे बम बम बोल रहा है काशी। अब आप जैसे जैसे चुनाव आता जा रहा है बम बम बोल रहा है उत्तर प्रदेश, और लखनऊ तो रोज हमारा परिवार का विस्तारीकरण हो रहा है। हालांकि हम लोग चाहते हैं कि छोटा परिवार हो, लेकिन अपना नहीं, राजनीतिक रूप में विपक्ष का ही हो, क्योंकि हमारा तो परिवार यूपी की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, और इस परिवार में जो सक्षम लोग हैं, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहते हैं, वो लोग बड़ी तेजी के साथ में आए हैं। मैं फिर से अपने इस बीजेपी परिवार के विस्तारीकरण पे आदरणीय लक्ष्मीकांत जी शुभांकर हैं और इनके सद प्रयत्नों से रोज परिवार बढ़ रहा है। और कौशल जी को मुझको लगता है कि पूरा वाकोर से भी ज्यादा तो कोई चीज होता है
सरेंद्र को बिल्कुल मत देंगे। बिल्कुल शुभकामनाएं हैं पूरे लखनऊ में। बहुत बहुत नहीं, हमारी लड़ाई तो किसी से नहीं होती थी। हम लोग तो लोकतांत्रिक तरीके से वैसे भी आप देखो तो पूरे लखनऊ का वातावरण बिल्कुल भाजपा में है। पूरे उत्तर प्रदेश का आप जिलों जिलों में जाकर देखो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां वो कह रहे थे 10 तारीख आ रही है और धक-धक हो रहा है कलेजा लोगों का। मुजफ्फरनगर से मैं लौट रहा था, एकदम खुशहाल नुमा वो था, जितना कांग्रेस सपा बसपा की कितनी बड़ी संख्या में लोग आए। एक कांग्रेस के अध्यक्ष थे वहां पर, वो रोते हुए आए, बोले 42 साल के बाद आज उत्तर प्रदेश को बचाने की आवश्यकता को देखते हुए मैं नहीं कर सकता अन्याय अपने परिवार से मुजफ्फरनगर के साथ, और वो पूरे दल बल के साथ पूरा वहां पर आ गए। तो ये मैं कह रहा हूं कि जो लोग आ रहे हैं ये हमारे परिवार के सदस्य हैं और इनका पूरा सम्मान पार्टी हमेशा रखेगी। धन्यवाद। पीछे आप लोग खड़े हो जाइए, आप लोग बैठे रहिए, आप लोग पीछे खड़े हो जाइए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र। समाजवादी पार्टी ने आज एक और नई प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इस सूची में 24 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। 24 प्रत्याशियों की नई सूची समाजवादी पार्टी की तरफ से आज जारी की गई है। फाफा मऊ से अंसार अहमद को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। तरबगंज से रामभजन चौबे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। विश्वनाथगंज से सौरभ सिंह सपा के उम्मीदवार होंगे। महनौन से नंदिता शुक्ला को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। रानीगंज से आरके वर्मा को पार्टी ने अपना टिकट दिया है। गौरा से संजय कुमार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। मनकापुर से रमेश गौतम सपा के प्रत्याशी होंगे। खलीलाबाद से अब्दुल कलाम सपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। पडरौना से विक्रमा यादव को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। बलिया नगर से नारद राय सपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। हरैया से त्र्यंब पाठक को सपा ने टिकट दिया है। नौतनवा से कौशल सिंह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। गोरखपुर शहर जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उम्मीदवार हैं, उस सीट से सभावती शुक्ला समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, यानी मुख्यमंत्री के सामने सभावती शुक्ला को समाजवादी पार्टी ने उतारा है। रुद्रपुर से प्रदीप यादव प्रत्याशी हैं। मेहंदावल से जयराम पांडे सपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर जो हमला हुआ था उस पर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में मंत्रालय की तरफ से बयान दिया। उन्होंने कहा कि ना तो हापुड़ में ओवैसी का कोई कार्यक्रम था, ना ही प्रशासन को उनके उस रूट के बारे में जानने की जानकारी दी गई थी। आखिर में अमित शाह ने कहा कि वो ओवैसी से विनती करते हैं कि वो सरकार की तरफ से जो सुरक्षा दी जा रही है उसको स्वीकार करें। आपको बता दें, कार पर गोलीबारी की घटना के बाद केंद्र सरकार ने असदुद्दीन ओवैसी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा देने की बात कही थी। 3 फरवरी 2022 को सायंकाल लगभग 5:20 बजे श्री असदुद्दीन ओवैसी सांसद लोकसभा किठौर मेरठ उत्तर प्रदेश के एक जनसंपर्क कार्यक्रम करने के बाद दिल्ली लौट रहे थे। जब उनका काफिला छिजारसी टोल प्लाजा नेशनल हाईवे 9 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ उत्तर प्रदेश से गुजर रहा था, 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके काफिले पर गोलियां चलाई गई। इस घटना में श्री ओवैसी सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके वाहन के निचले हिस्से में 3 गोलियों के निशान दिखाई दे। उक्त घटना को 3 गवाहों द्वारा देखा भी गया। इस संदर्भ में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 45/22 अंतर्गत धारा 307 भारतीय दंड संहिता और धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ में पंजीकृत किया गया और इसकी विवेचना की जा रही है। श्री ओवैसी का जनपद हापुड़ में पूर्व से कोई कार्यक्रम नियत नहीं था और न ही
आवागमन के बारे में कोई पूर्व सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को भेजी गई थी। श्री ओवैसी घटना के पश्चात सुरक्षित दिल्ली वापस पहुंच गए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। विवेचना के क्रम में स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनसे 2 अनधिकृत पिस्तौल प्रत्येक से एक और 1 ऑल्टो कार की बरामद की गई है। या कुछ कर लो, हमको पार्लियामेंट में हमने खड़े होकर परवरदिगार की जात पर तवक्कल करके हमने कहा कि हम Z कैटेगरी नहीं लेंगे। आज भी हमको बताया गया कि देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि हम ओवैसी जी से अपील करते हैं कि वो सुरक्षा ले लें। हम देश के होम मिनिस्टर से ये अपील करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की जान की कीमत वो जो उत्तर प्रदेश के CAA के प्रोटेस्ट में 22 लोग मारे गए उनसे बढ़ के नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की जान की कीमत पीलू से बढ़कर नहीं है, रघुवर से बढ़कर नहीं है, अखलाक से बढ़कर नहीं है। मंगलवार को मुजफ्फरनगर के दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य होंगे, जहां पर केशव मौर्य बीजेपी प्रत्याशी प्रशांत चौधरी के समर्थन में जनसंपर्क करेंगे। दोपहर 1 बजे एक सभा रखी गई है और सभा को केशव मौर्य संबोधित करेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी हैं प्रशांत चौधरी, उनके समर्थन में यह जनसभा होगी। लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह का जनसंपर्क जारी है। सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के बंथरा, बेंती समेत कई जगहों पर राजेश्वर सिंह ने जनसंपर्क किया। बीजेपी प्रत्याशी ने बेंती गांव में बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा माहौल है, लोग उत्साहित हैं, बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से बाहरी होने के सवाल पर राजेश्वर सिंह ने कहा कि अंदर बाहर क्या होता है, जो लोग यहाँ के हैं उन्होंने क्या किया है। राजेश्वर सिंह ने कहा कि 23 सालों तक पुलिस की सेवा की है, चाहे पुलिस में रहे हों चाहे प्रवर्तन निदेशालय में। लखनऊ में मैं पैदा हुआ, लखनऊ में मैंने पढ़ाई की और यहीं पर पुलिस सेवा भी दी। मुझसे ज़्यादा लखनऊ को कौन जानता है, मेरे पिताजी के नाम पर लखनऊ में सड़क तक है। बहुत युवाओं के लिए बताइए। हाथरस के सिकंदरा राव विधानसभा सीट से बीजेपी के वर्तमान विधायक और बीजेपी के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह राणा के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह पहुंचे। अरुण सिंह ने बताया कि देश में मोदी और प्रदेश में योगी सरकार को जिताने का काम किया है और पिछले सरकारों ने दशकों शासन करने के बाद भी जो काम नहीं किया, उस काम को इस सरकार ने किया है। कोरोना महामारी में जब पूरी दुनिया तबाह थी, उस वक्त सिर्फ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। सड़क से लेकर घरों तक लोगों की मदद की गई। 2 साल से कोरोना का समय चल रहा था। उस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता थी कि गरीबों की मदद कैसे की जाए। उसमें पूरा शासन, प्रशासन, सरकार उसमें लगी थी। ये मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उन्होंने कोविड होने के बाद भी तीसरे दिन निकल करके जिलों में जाकर के भ्रमण करने का काम किया। आप पूछे उद्धव ठाकरे जी क्या 15 महीने से निकले क्या? गहलोत 14 महीने से घर से निकले क्या? तेलंगाना के मुख्यमंत्री निकले क्या? योगी जी निकल के उत्तर प्रदेश की जनता की जान बचाने का काम किए। तो पहली प्राथमिकता ये थी 2 साल में संकट के समय लोगों की जान बचाई जाए। और अभी योगी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। हम जो मुद्दे बचे हुए हैं उसको अवश्य रूप से, विकास के मुद्दे अवश्य रूप से विधायक जी उसको उठाएंगे, उसको पूरा करने का काम करेंगे। राज्य मंत्री दिनेश खटीक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिनेश खटीक एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान वोट की अपील करते हुए वो भावुक होकर रोने लगे।
कठिन संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिनेश कठिन संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिनेश कठिन संघर्ष करो। कि जो यहाँ से जीतता है उसी की सरकार बनी है। मेरी तो कोई औकात नहीं है आप लोगों के सामने। देवरिया सदर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार मुख्यमंत्री योगी के सूचना सलाहकार शरणमली त्रिपाठी ने नामांकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योगी मॉडल में हर जिले में हर क्षेत्र में विकास होता है। जनता के आशीर्वाद से देवरिया में विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। लोग कहते हैं मजबूत प्रस्तावक रखना चाहिए। मैंने सफाई कर्मी युवा और आत्मनिर्भर युवती को अपना प्रस्तावक बनाया है। मेरठ पहुंचे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बिजनौर दौरे के रद्द होने पर चुटकी लेते हुए कहा कि एक तरफ तो योगी जी कहते हैं कि सर्दी कर दूंगा, शिमला बना दूंगा, लेकिन बिजनौर में तो कड़ी धूप निकली हुई है। बीजेपी की गर्मी खुद निकल गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 5 साल पहले बिजनौर में वादा किया था कि वो चौधरी चरण सिंह के नाम से किसानों के लिए विशेष योजना लाएंगे, लेकिन 5 साल हो गए, ना तो कोई योजना बनी, ना ही आज तक बिजनौर का नाम लिया। जयंत ने कहा कि लोगों को उत्सुकता थी कि आज प्रधानमंत्री बिजनौर जाएंगे तो उनसे सवाल किया जाएगा और वो जवाब देंगे, लेकिन भाजपा का मौसम इतना खराब हो गया कि उन्होंने बिजनौर का दौरा ही रद्द कर दिया। आए, मैं चाह रहा था कि वो आते तो कुछ ना कुछ सफाई भी देते कि क्यों टेनी जी मंत्री बने हैं और जो किसानों के लिए इस बजट में क्यों कुछ नहीं था। मैं भी सुनता हूं उनकी बात, लेकिन वो नहीं आ रहे। कोई कारण रहे होंगे, वो नहीं। समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदारों में माने जाने वाले डॉक्टर जिराज यादव को पार्टी में टिकट नहीं देने के कारण निर्दलीय चुनावी मैदान में है। उन्होंने आंवला क्षेत्र के गांव में सभी बिरादरी को अपना समर्थन मिला है। डॉक्टर जिराज यादव को आंवला के कई गांव के लोगों ने स्वागत किया। डॉक्टर जिराज यादव से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। चुनाव जीतने का क्या आधार? साथियों, हम पत्रकार साथियों से चाहेंगे कि जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं ग्राउंड सर्वे करें, क्षेत्र में जाके सर्वे करें। जो हमने औला पे सेवा की है, जो हमने गरीबों की मदद की है अपने हॉस्पिटल की तरफ से, सन 92 से हम राजनीति में रहे हैं। 2006 में ब्लॉक प्रमुख रहे थे मजगमा से, अपनी प्रमुख निधि लगा के भी हमने विकास किया। उसके बाद जिला पंचायत के सदस्य हुए, 4500 वोटों से हम जीते। अपने हॉस्पिटल की तरफ से हमने 100 से 100 बेटियों से ज्यादा शादी, और कहीं कहीं जो मृतक आश्रित थे, जैसे किसी के पति को बिजली ने पकड़ लिया, ऐसी मृतक विधवाओं के लिए, मृतक की विधवाओं को हमने 50,000 से 1 लाख तक की मदद की है। उसी का नतीजा है कि पूरी औला की जनता, हर बिरादरी, हर जाति इस बार मुझे वोट देने का काम कर रही है। जो प्रत्याशी मैदान में किसी से टक्कर नहीं होगी, आप देख लेना। धीरे धीरे उस ईश्वर पे मुझे भरोसा है। मैंने जो गरीबों की मदद की है, उन गरीबों की मदद से चुनाव एक तरफा होता जाएगा, क्योंकि उस भगवान में बहुत दम है और गरीबों की दुआओं में भी दम है। चुनाव जीतने का क्या आधार? नोएडा के सेक्टर 44 से पुलिस ने बड़ी नकदी बरामद की है। बाहर से आए प्रत्याशी की नकदी बताई जा रही है। लगभग 4 से 5 करोड़ की रकम है जो पकड़ी गई है। नोएडा में सेक्टर 44 के पास पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़े पैमाने पर नकद राशि बरामद की है। यह रकम तकरीबन 4 से 5 करोड़ के आसपास की है। फिलहाल इस रकम के बारे में बताया जा रहा है कि चुनाव के दौरान संभवतः किसी बाहरी प्रत्याशी ने यह रकम मंगवाया है। ललित पंडित इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? कहां पर ये कार्रवाई हुई है? कौन है जिसके ये पैसे पकड़े गए हैं? जी बिल्कुल, ये सेक्टर 39 पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर सेक्टर 39 पुलिस के द्वारा सेक्टर 44 सेक्टर में एक मकान के अंदर छापा मार करके यहाँ से बड़ी रकम बरामद की गई है। ये रकम बेसिकली चुनाव में उपयोग करने के लिए, चुनाव में बांटने के लिए ये रकम यहाँ पर लाकर रखी गई थी, जिसको धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। इसी में पुलिस टीम को जब इसकी सूचना मिलती है, पुलिस टीम के द्वारा मौके पर पहुंच करके जो एफ ब्लॉक में जो मकान है F25, वहां पर जाकर के छापा मारा गया है और छापा मार करके पूरी रकम बरामद की गई है। वहीं पुलिस टीम के द्वारा
द्वारा जो पूछताछ के बाद जो सामने चीजें आई हैं उसके अनुसार बताया गया है कि ये एक प्रत्याशी जो कि गौतम बुद्ध नगर से ही चुनाव लड़ रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर की विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी ये रकम थी जिसको यहाँ पर रखा गया था और इसको आगे जो प्रत्याशी के अनुसार ही इसको क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट करना था। रकम जो अभी बरामद की गई है उसकी अभी काउंटिंग पुलिस टीम के द्वारा की जा रही है, लेकिन प्रथम दृष्टा जो पुलिस टीम के माध्यम से बताया गया है कि 4 से 5 करोड़ के आसपास की रकम है। जी चलिए ललित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरठ से अगली खबर, जहां पर पुलिस और स्टैटिस्टिक्स टीम ने कार्रवाई की है। साकेत चौराहे पर चेकिंग के दौरान तकरीबन 9.5 लाख रुपए का कैश बरामद किया है। चुनाव का वक्त है, पुलिस मुस्तैद है। कई एजेंसीज इस तरीके के जो कैश मूवमेंट होती हैं उन पर नजर रखी जाती है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये मामला है। पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान 9.5 लाख रुपए की नकदी पकड़ी गई। स्पेयर पार्ट्स के कारोबारी हैं सद्दाम हुसैन, उनका ये रकम है। फिलहाल जो टीम है वो पैसे गिन रही है और पैसे का सोर्स क्या है, पैसे का कहां पर इन्वेस्टमेंट होना था, इसको लेकर फिलहाल जो पूरी जानकारी है वो जुटा रही है। 9,51,000 बरामद हुए हैं और ये 2 शख्स हैं, नदीम और सद्दाम। कहाँ से पकड़ा गया? ये पकड़ा गया है कनौहलाल कन्या इंटर कॉलेज साकेत मेरठ से। 9,51,000 बरामद हुए हैं और ये 2 शख्स हैं, नदीम और सद्दाम। कहाँ से पकड़ा गया? ये पकड़ा गया है कनौहलाल कन्या इंटर कॉलेज साकेत मेरठ से। 9,51,000। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।